नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। क्या सपा मानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल करके फंस गई है? क्या अखिलेश का शूद्र वाला दांव भारी पड़ने लगा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मायावती ने जो ट्वीट किया है, जो बात कही है, वो पूरे मुद्दे को घुमा चुकी है। समाजवादी पार्टी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों, कुछ चौपाइयों को शूद्रों के खिलाफ बताकर सियासी माहौल को गर्म कर चुकी थी। भाजपा ने इसे विकास के खिलाफ साजिश बताया था। मायावती ने अब कहा है कि सपा का बयान दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है, क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी का ग्रंथ संविधान है, न कि रामचरितमानस या मनुस्मृति। और ऐसे में सवाल अब यह उठता है कि मानस विवाद का अंत क्या है? यह दांव किस पर राजनीतिक रूप से भारी पड़ेगा? 24 की सियासी चारपाई पर कौन चैन की नींद लेगा और किसकी बेचैनी बढ़ जाएगी? मानस पर बवाल, बदल गया सवाल। सपा के स्वामी का हठ योग जारी है। मैं तो केवल इसी मात्र कुछ बिंदुओं पर, क्योंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। विकास के मुद्दे पर सपा को घेरने की तैयारी। तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। सपा बसपा क्षेत्रीय दलों जो वंशवाद की काम करते हैं, किसी को उठाइए जो वंशवाद जातिवाद की बात करेंगे, वहाँ भ्रष्टाचार का जन्म होता है, जातिवाद का जन्म होता है। अब सपा के शूद्र दांव पर मायावती का बयान भारी। मायावती ने छेड़ा नया युद्ध, सपा का बयान संविधान विरुद्ध। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, वो समाज में टकराव, तनाव पैदा करना, अराजकता करना। मठ मंदिरों पर हमले हुए तो आतंकवादियों ने जिन्होंने हमले किए उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। रामायण जैसे, रामचरित जैसे धार्मिक ग्रंथ की प्रति जलाना प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सजग है और समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा है, ये सफल नहीं हो पाएगा। 24 के लिए शूद्र पर युद्ध, मानस वाला दांव किसके विरुद्ध? और इससे पहले कि हम उत्तर मांगे अपने मेहमानों से, राजनीतिक मेहमानों से, आपको बताएं कि मानस पर जो बवाल है और उस पर जो सियासी सवाल उठे हैं वो क्या है। धीरे धीरे अब मुद्दे बदल रहे हैं। पहले सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान, कुछ पंक्तियों को हटाया जाए। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो भाजपा ने पलटवार कर दिया और यूपी के विकास में बाधा डालने का आरोप लगा दिया। सीएम योगी ने कहा कि यह बयान यूपी के विकास से ध्यान हटाने का प्रयास है। जिन्होंने यूपी के विकास में कुछ नहीं किया, वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की बात थी। अब मायावती ने इस मुद्दे को बदल दिया है। मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर वार किया है और कहा है कि शूद्र कहकर सपा एससी, एसटी और ओबीसी का अपमान न करे। रामचरितमानस मनुस्मृति कमजोर वर्गों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ है। यानी अब समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उसने शूद्र कहकर एससी, एसटी, ओबीसी का अपमान किया है। अखिलेश के शूद्र दांव पर मायावती ने प्रहार करते हुए सवाल उठाए हैं। ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ है। बाबा साहब ने इनको शूद्रों की नहीं, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी का अपमान न करे, समाजवादी पार्टी इनका अपमान न करे, समाजवादी पार्टी ना ही संविधान की अवहेलना करे। कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। दूसरे राज्यों की तरफ यूपी में भी दलितों, आदिवासियों की उपेक्षा और तिरस्कार हो रहा है। ओबीसी समाज के शोषण करने में कांग्रेस, भाजपा और सपा आगे। सपा को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की घटना को भी याद करना चाहिए। सपा को अपने गिरबा में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर जानलेवा हमला कराया गया था। देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिमों की बीएसपी में ही कद्र है। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित है, सुरक्षित है। बाकी पार्टियां वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी करती हैं। ये ट्वीट मायावती का, उन्होंने एक नया ही ट्विस्ट दे दिया है इस ट्वीट के साथ। आइए इस
ज्वलंत विषय पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। अरुण राजभर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, सुभाषपा के पदाधिकारी हैं, सुभाषपा के। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवलकांत सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं और ज़ेबा यास्मीन है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। भाजपा के प्रवक्ता आलोक वर्मा साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और हम सबसे पहले अरुण राजभर जी की बात करेंगे। राजभर साहब, आपका एक ट्वीट हम सवेरे दर्शकों को दिखा रहे थे और हम पढ़ भी रहे थे, स्वाभाविक है। उसमें आप कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस की चौपाई समाजवादी पार्टी की चारपाई जो है उसको पलट देगी। ये क्या है? नहीं, ये हम देखिए, देश संविधान से चल रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में 4 जाति बनाया: पिछड़ा, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति। और उस संविधान में कहीं शूद्र जैसी शब्दों का चयन नहीं है। उन्होंने सभी उपेक्षित वर्ग, जो वंचित तबका है, उनको सम्मान की निगाह से संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। सबको सामंजस्य बना करके, सबको एकता के साथ रह करके न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया। जो संविधान को नहीं मान रहे हैं वो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शूद्र कह करके उनको अपमानित कर रहे हैं। तो ये अपमानित करने वालों का सिलसिला रहा है। जब इनको सत्ता मिल जाती है तो ये इनके बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा। और जब सत्ता नहीं मिलती है तो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करके उन चौपाइयों की याद दिलाते हैं जिन अभी 1 साल हुआ राजभर साहब, अभी 1 साल हुआ, अभी इसी चारपाई पर आप भी बैठे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम चौपाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हम पिछड़े, दलित, उपेक्षित, अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल संभव है कि आप इन्हीं चीजों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब आप बैठे थे तब भी वो पावर में नहीं थे जिनके साथ आप बैठे थे। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। जब आप बैठे थे तब ये जानते थे कि 5 साल पहले वो 5 साल की सत्ता में रह चुके हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये जानते हुए भी आप उनके साथ उसी चारपाई पर बैठे थे जिसके टूट जाने की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में जिस तरह का रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के नेवला प्रसाद जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं नेवला हूं, मैं सांप को खत्म कर दूंगा। सांप, अब समाजवादी पार्टी में जितने सांप बैठे पड़े हैं उन्हीं को खाने में ये लगे पड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को सांप समझ रहे हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं श्री नेवला प्रसाद पर। ठीक है, आ गई आपकी बात। ज़ेबा यास्मीन हमारे साथ हैं कि उत्तर प्रदेश में कि पिछड़े, दलित, आदिवासियों को समाजवादी पार्टी कितना अन्याय की तरफ आज आपकी बात से भावना से देख रही है। राजभर साहब, आज जो अभी आपने बिल्कुल शुरू में जो बात कही उसमें और सवेरे जो बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया और उसकी जो भाषा थी उसमें मैंने कोई अंतर नहीं पाया। आप भी वही बात कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रही है, तो समाजवादी पार्टी से ही उत्तर ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ज़ेबा यास्मीन, स्वागत है आपका। और दर्शकों को हमारे बताइए कि मायावती जी जो बात कह रही है क्या वो तथ्यतः गलत है? बिल्कुल वो ठीक कह रही है, संविधान में शूद्र शब्द तो है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने संविधान पे प्रश्न उठाया है? आप लोग अलग रास्ते पे खटक रहे हैं। अरुण राजभर जी को मैं सुन रही हूँ कि संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो संविधान की तो बात हम कर भी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है सही है, और अगर उसका पालन होता तो देश में कोई परेशानी ही नहीं आती। लेकिन यहाँ बात रामचरितमानस की पंक्तियों का हो रहा है। ग्रंथ को कोई गलत नहीं कह रहा है, सनातन धर्म को कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन हर ग्रंथ में या कोई ऐसी चीज है जो नहीं है स्वामी को, उसको लेके अपनी आपत्ति जता रहे हैं। जहां तक अरुण राजभर जी की बात है, देखिए हमारा वो चाल चरित्र नहीं है समाजवादी पार्टी का कि हम किसी से गठबंधन करें और गठबंधन तोड़ने के बाद हम उसे अपशब्द कहें। तो इनके साफ वाली भाषा में तो हम नहीं उतर पाएंगे समाजवादी पार्टी। और अभी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप कह रहे थे इनकी भाषा जो अरुण राजभर जी की है, लोहिया जी की विचारधाराओं को भी तो आपने पलीता लगाया, डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधाराओं को पलीता लगाया, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा, उन्होंने तो भगवान राम को आराध्य माना, उनकी विचारों को सराहने का प्रयास किया। आप भगवान राम पर सवाल खड़ा करके भगवान राम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। भगवान राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, आपने तो मर्यादा को तार तार करने का प्रयास किया। आपने उन दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सीधे से अपमानित करने का प्रयास किया। मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि सत्ता में रहते हुए अरुण जी आगे समय कम है, उत्तर देने दीजिए उनको ताकि जी ठीक है, उनको एक बार उत्तर देने दीजिए, फिर भाजपा के प्रवक्ता और नवलकांत भाई से भी बात करनी है।
जी देखिए, जी, बाजी। समाजवादी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी हर धर्म को, सबको सम्मान करती है। जहाँ तक बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो भी सनातन धर्म से आते हैं और पुरुषोत्तम राम जी की बहुत सम्मान करते हैं। बात यहाँ उस पंक्ति की है और शूद्र की है, दूसरी कोई बात समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई है, ना ही धर्म पे और ना ही ग्रंथ पे, बस उस ठीक। पंक्ति पे बात उठाई शूद्र है है। कौन लोग? अगर तो श्री ये अखिलेश कहिए- यादव जी के नाम के आगे हम शूद्र जोड़ दें और उनसे कहें कि श्री अखिलेश यादव शूद्र जी क्या हाल चाल है, देखिए, तो स्वीकार करेंगे? आप उन करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार दिए हुए लोगों को आप अपना अपमानित कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी विकास की बात करते थे, अब धर्म की बात कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान फरसा उठा करके मूर्ति लगाते थे, फरसा लगाते थे, साधु संतों के चरण वंदना करते थे, स्नान करने कुंभ में चले जाते थे। ये क्या, ये सिर्फ दिखावा था? ये सिर्फ पिछड़े दलित आदिवासियों के अच्छा, ठीक। विचारों पर ठीक है, ये ठीक ताला है। लगाने का अरुण चल रहा था उस राजपत समय। जी ज्ञान नहीं देंगे। अब उस समय अरुण न्याय, राजपत जी, सम्मान, भागीदारी- ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चर्चा में लेके आते हैं। आ गई बात, दोनों की बात आ गई। आलोक वर्मा जी, स्वागत है आपका। वर्मा जी, अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी बात कह ली, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, उनके पदाधिकारी अरुण राजभर, उनकी बात भी आपने सुनी ली, और मायावती जी का भी ट्वीट आपने देख लिया। मायावती जी तो यहाँ तक पहुँच गई बात को लेकर, वो कह रही है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि इत्यादि ग्रंथ जो हैं वो SC ST OBC के हैं नहीं, इनसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस बात से आहत हुए आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है और आप भी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर हम सबका पे जोर देते हैं तो सबका में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और हिंदू में जितनी जातियां हैं, किसी और धर्म में जितनी जातियां हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विजन के साथ आज पूरा देश खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। लेकिन जो लोग लगातार हारते रहे, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, तो क्यों उठा रही है? 2014 में आप उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारे, 2017 में आप कांग्रेस के साथ चले गए, राहुल गांधी के साथ चले गए, उसके बावजूद हारे। 2019 में वर्मा साहब, मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी पर पिछले कई दिन से बहुत चर्चा हो गई। आज हम लोग मायावती जी के ट्वीट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मायावती जी जो बात कह रही है, उससे आप कितने सहमत और कितने असहमत हैं? देखिए मित्र, जो कोई भी सियासी दल जाति जमात की सियासत करता था, जाति और धर्म की सियासत करता था, वो उत्तर प्रदेश से दरकिनार कर दिया गया, हिंदुस्तान से दरकिनार कर दिया गया है। मैं मायावती की बात इसलिए कर रहा था कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ आए थे। क्यों आए थे? एक जातियों का जमावड़ा लेकर के ही साथ आए थे ना। कुल मिला के 15 सीटें उनके हाथ में आई। तो जो लोग बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, बांटो और राज करो का सपना देख रहे हैं, मुझे लगता है 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश बहुत समझदार हो गया है। आप उसे बरगला नहीं सकते, आप उसे बावला नहीं बना सकते। आज वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज ही चुनावी नतीजा आया, विधान परिषद में हम बुलंद तरीके से जीते। क्यों जीते? क्योंकि यहाँ का बौद्धिक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज भी ये दावा आप कर सकते हैं, बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा राइट है आपके पास, बिल्कुल वर्मा साहब, इन परिणामों के बाद आप ये दावा कर सकते हैं। वर्मा साहब, बिल्कुल मैं भी सहमत हूं इस बात से कि 5 में से 4 सीटें MLC की, शिक्षक खंड की और स्नातक खंड की आपको मिली है। आप ये दावा कर सकते हैं कि इस मुद्दे के बीच में ये चुनाव हुए और उसमें 5 में से 4 आपने जीती हैं। इसका मतलब ये कि बौद्धिक वर्ग का समर्थन आपके दल को और आपके विचार को मिला है। ये दावा आप कर सकते हैं, वैलिड है। अभी आज ही रिजल्ट आया है। लेकिन मैं नवलकांत जी को चर्चा में लेके आऊंगा। नवलकांत जी, बात जरा सा व्यापक है। ये बात मात्र राजनीतिक परिणामों, चुनाव, इससे कुछ ज्यादा है। एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कुछ चौपाइयां आपत्तिजनक हैं समाजवादी पार्टी के। उसके बाद बसपा सुप्रीमो आ जाती है, लगभग 8-9 दिन बाद इस विवाद में एंट्री करती हैं, कहती हैं जी ये बात ही गलत है सिरे से, रामचरितमानस से और मनुस्मृति से दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का लेना देना ही नहीं है, हमारे ग्रंथ ही नहीं है। क्या ये तथ्यता सही है नवलकांत जी? देखिए, मुझको लग रहा है जो राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं वो एकदम अलग बात बोल रहे हैं और जो मूल बात है वो अलग है। मैं ये नहीं कहता कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य मुद्दा उठा रहे हैं कि उनमें कुछ पंक्तियां
जो है वो विवादित हैं या वो जो पिछड़े और दलितों के खिलाफ कही गई है। तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ना धर्म का एक्सपर्ट हूं और ना मैं कोई भाषाविद हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या ये पॉलिटिशियन तय करेंगे? अगर ये पूछा जाए कि देश में या दुनिया में 100 लोग कौन हैं जो ये तय कर सकते हैं कि इसमें जो चौपाई है उसका अर्थ क्या है, तो क्या उस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आएगा? मेरा जवाब है नहीं। दूसरी बात, जो मायावती ने ट्वीट किया वो मुझको बहुत ज्यादा तर्कसंगत लग रहा है, क्योंकि वो ये कह रही है कि देश तो संविधान से चलता है, और वास्तविक स्थिति ये है कि अगर संविधान की माने तो आप किसी भी दलित व्यक्ति या पिछड़े व्यक्ति के नाम के आगे अगर शूद्र लगा देंगे और वो इसकी शिकायत कर देगा कि ये मुझको नीचा दिखाने के लिए या जातिगत टिप्पणी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जेल चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देश संविधान चलता है, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तमाम लोग जो संविधान बनाने में जुड़े थे, उन्होंने उस संविधान में जो रायजादा जी द्वारा जो कैलीग्राफी की गई है और जो तस्वीरें लगाई गई हैं, उन तस्वीरों में बहुत सोच समझ के वो तस्वीरें चयनित की होगी। इतने बड़े विद्वान लोग देश का संविधान सभा में थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया से संविधान पढ़ने के बाद बैठे थे, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के कुछ तस्वीरों का चयन किया होगा, और उसमें प्रभु श्री राम के जो राम दरबार वाली तस्वीर है वो भी है। तो वो हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से अलग नहीं है, और वो हमारे संविधान में भी उसको जगह दी गई है, लेकिन संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति की समस्याएं थी वो नहीं होगी, बल्कि जो लोग सताए लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको आरक्षण के जरिए आगे लाया जाएगा और जनता तालियों को भी किया जाएगा। आपने बात को बहुत स्पष्ट किया है, और जो उदाहरण आपने दिया है मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत सुविधा से समझ में आ सकता है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बड़ी अपडेट हरदोई से मिल रही है। अखिलेश के काफिले में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, ये हरदोई से बड़ी अपडेट है। अखिलेश के काफिले में हादसा हो गया है, अखिलेश के काफिले में कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं, आपस में 5 से 6 गाड़ियों के टकराकर क्षतिग्रस्त होने की खबर मिल रही है। शादी समारोह में जा रहे थे अखिलेश यादव, हरपालपुर के बैठापुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव, जब यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, बिलग्राम सांडी रोड पर हादसा हुआ है, 5 से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अखिलेश यादव के काफिले में यह हादसा हुआ है, हरदोई से खबर है। बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी, और वो कह रहे थे वर्मा साहब कि आप जीते हैं और तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को, विपक्ष के दलों के नेताओं की बातों को नकार दिया है जनता ने। लेकिन अभी नवल कांत जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि मायावती जो बात कह रही हैं तथ्यतः उनको ज्यादा सटीक लग रही है, संविधान ही ग्रंथ है और संविधान के हिसाब से ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम भी सहमत। भारतीय जनता पार्टी भी संविधान से ही देश चल रहा है, ये बात मानती है, और संविधान कहता है कि सब एक साथ हैं, सबके साथ मिलकर के ही देश आगे बढ़ेगा, सबके चिंतन मनन के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। सब अगर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसी रास्ते वो ये पर भी चल साथ रही में है। कह रही हैं, लेकिन साथ में मायावती ये भी कह रही है कि रामचरितमानस को फॉलो नहीं करते हैं पिछड़े दलित, ये बात भी ठीक है क्या? देखिए पहले पूरी बात कहने दीजिए, इनका चेहरा देखिए पहले तो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे दूसरे जो जाति और धर्म की सियासत करते हैं, उनको देखिए ना, उनका इतिहास उठा करके देखिए। मीडिया के साथी ही कहते थे ना कि समाजवादी पार्टी के लोग यम और वाई के नाम पर सियासत करते हैं, और मायावती बसपा जो है मीम और भीम के नाम पर सियासत करती है। ये तो इतिहास रहा है ना, दोनों पार्टियों का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो वक्त इनका 15 साल का आया, 2017 से पहले 15 साल तक समाजवादी पार्टी और बसपा जो है बारी बारी से राज करती थी। 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने और 4 बार बसपा के मुख्यमंत्री बने। यास्मीन, लेकिन देश को आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आज इनका चेहरा पूरी तरीके से नुमाया हो चुका है। फिर से ये जाति जमात में बांटने की सियासत कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने देखा है
हकीकत समझी है और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक। इसीलिए खड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ वर्मा लेकर के साहब, चल रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जी, जी। चाहे हिंदू जात का कोई भी आप बंटवारा भी कर लीजिए, अलग अलग तरीके से देख लीजिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ठीक है। लगता है बंटवारे ज़ेबा की यास्मीन बात नहीं रिस्पॉन्ड चलेगी। करें, उसके बाद आम अरुण राजभर की आदमी बात भी जो सुनेंगे। जरूरत है, ज़ेबा जो यास्मीन, नौजवानों जी। की जरूरत है, वो देश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। जी, ज़ेबा यास्मीन। महोदय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मौका जैसे ही मिलता है तो वो परिवर्तन शुरू कर देते हैं। देखिए, जाति धर्म की राजनीति कौन करता है 2014 से पूरा स्पष्ट हो चुका है। जितनी डिबेट 2014 के बाद से टीवी पे जाति और धर्म के नाम पे हुई है ना, किसी की सरकारों में नहीं हुई है। जहां तक बात ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर ये सबका साथ सबका विकास कर रहे होते तो हमें पिछड़ों और दलितों की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। जहां तक सुभाषपा की बात है, बसपा की बात है, सभी लोग पिछड़े वर्ग की ही लड़ाई लड़ते हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि सरकार जी, जी। बदल के आई है, भाजपा की सॉरी बसपा की आई है, सपा की आई है, तो सरकार हम नहीं लाए थे, जनता हमें लेके आ रही थी। आपको यहाँ की सरकार से वंचित रखा जनता ने। अब आप आए हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कितना काम कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। जहां तक बात है संविधान की, समाजवादी पार्टी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो, संविधान का पालन करते हैं। और जहां तक मौर्य जी ने जो बात उठाई है वो सिर्फ इसलिए उठाई है कि जाति धर्म में जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको खत्म होना चाहिए। वो एक ओबीसी नेता है, ओबीसी नेता होने के नाते उन्होंने ओबीसी लोगों की बात उठाने का। अरुण राजभर, ठीक है, अरुण राजभर। उन्होंने किसी ग्रंथ पे कोई सवाल नहीं। देखिए, जब संविधान में जी। भेदभाव की बात नहीं है तो फिर ये कौन सी भेदभाव की कहानी रटने लगी है। इनको यह चीज का जवाब देना चाहिए कि हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित वर्गों के लिए, इनको वो भी याद देना चाहिए कि बार बार महिलाओं का सम्मान की बात कर रही हैं। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो महिला नेता, इस देश की सबसे सर्वमान्य दलित नेता, उनके साथ किस तरह का अन्याय समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उसको भी इस देश की महिलाएं नहीं भूल पा रही हैं। हकीकत इस बात का है कि न्याय के लिए हमेशा संघर्ष हुआ है, तो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के लड़ना चाहिए। आप विकास के रास्ते से हट गए, आप लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी बताएं, सूत्र कहां से लेके आए? इसके पीछे का प्लान श्री अखिलेश यादव जी का है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं है, ये श्री अखिलेश यादव जी का बयान है, वो खुद दे रहे हैं। ठीक है, और इनको नवलकांत जी बात को आ गई, बात अरुण राजभर जी आ गई, आपके आक्रमण की धार भी दिखाई दी और ज़ेबा यास्मीन की बात भी हमने सुनी और नवलकांत जी की टिप्पणी से बात को समाप्त करेंगे। नवलकांत जी, ये चर्चा जो रामचरितमानस की चौपाई पर आपत्ति के बाद से शुरू हुई है, इसका कोई निकटतम अंत आप देख रहे हैं निकट दिनों में या अभी और बढ़ेगी? सर, निकटतम दिनों की बात ही नहीं है राजन जी, ये तो अब मुझको लगता है अभी कई साल चलेगी जब तक इस देश की जनता विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट नहीं देना शुरू करेगी, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी, अनंत कथा है। और अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है तो संवैधानिक रूप से माने, धार्मिक रूप से तो माना जाता है, जो शंकराचार्य कहते हैं कि जो बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, वो भारत के ही नागरिक है और हिंदू धर्म में समाहित है। लेकिन संविधान ये कहता है कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है। तो स्वामी प्रसाद जी तो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो पक्ष ही नहीं बनता कि इस मामले में कूदे, वो तो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और दूसरी बात ये कि अगर ठीक है हम मान भी लें कि रामचरितमानस में गड़बड़ी, लेकिन हमारे मानने तो नहीं होगा ना। तो एक सेकुलर देश में या एक सेकुलर राजनीतिक या सेकुलर जो पार्टी है उसको चाहिए कि सभी पुस्तकों के लिए मांग करे ना, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जो मुस्लिमों का ग्रंथ है उनको भी रखा जाए, जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, जो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हैं, जो सिखों की ग्रंथ है, सबको रखा जाए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये एक सेकुलर तरीका होता है। दूसरी बात, किसी चीज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो चीजें लिखी गई हैं, मनुस्मृति हजारों साल पुरानी है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कोट करते हैं, मतलब रामचरितमानस को बुरा बताने के लिए वो मनुस्मृति को कोट करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि यत् नास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब आप मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, आपकी बात नवल भाई, आपने जो बात कही है वो बहुत आसानी से समझी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि एक पंथ निरपेक्ष देश में अगर चर्चा हो भी तो सब पर हो, सब पर खुल के बात हो, वरना किसी एक पर अगर बात होगी तो उसको टारगेट करना समझा जाएगा और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।